एरोटेरिया 7500 प्लस। प्रैक्टिस सेट संख्या 3। प्रश्न संख्या फर्स्ट, पंजाब के विलय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर से कौन सा असत्य है? ऑप्शन ए, 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की घोषणा से हुई पंजाब राज्य समाप्त हो गया। ऑप्शन बी, महाराजा दिलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए। ऑप्शन सी, दिलीप सिंह को 2,50,000 वार्षिक पेंशन दे दी गई। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है? सी है, यानी दिलीप सिंह को 2,50,000 वार्षिक पेंशन दी गई। ये कथन क्या है? असत्य है। तो पहला कथन सत्य है, यानी 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा की गई और पंजाब राज्य क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। पंजाब राज्य कब समाप्त हुआ? 29 मार्च 1849 ईस्वी को। दूसरा, महाराजा दिलीप सिंह को सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए। यह भी कथन सही है। जब मिलन हो गया तो क्या हिस्सा बनना ही है। प्रश्न संख्या 2, किस वर्ष से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यवाही में महिलाओं ने भाग लेना आरंभ कर दिया? यानी कांग्रेस पार्टी का जब से सम्मेलन होता था, कब से भाग लेना आरंभ किया? ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1889, ऑप्शन सी 1900, ऑप्शन डी 1917। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, यानी 1889, 1889। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं के सही कालानुक्रमित है, यानी कि क्रोनोलाइजेशन है? तो पहला ऑप्शन ए, मॉडलो मिंटो सुधार, गांधी इरविन समझौता, अगस्त प्रस्ताव, जलियांवाला हत्याकांड, त्रासदी। ऑप्शन बी, अगस्त प्रस्ताव, मॉडलो मिंटो सुधार, जलियांवाला हत्या, त्रासदी, गांधी इरविन समझौता। ऑप्शन सी, मॉडलो मिंटो सुधार, जलियांवाला बाग हत्या, त्रासदी, गांधी इरविन समझौता, अगस्त प्रस्ताव। ऑप्शन डी, जलियांवाला बाग हत्याकांड, गांधी इरविन समझौता, अगस्त प्रस्ताव और मॉडलो मिंटो सुधार। तो तीन का क्या है? सी है। तो पहले कौन आया? पहले मॉडलो मिंटो सुधार आया, उसके बाद क्या हुआ? जलियांवाला बाग त्रासदी हुआ, उसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ, उसके बाद अगस्त प्रस्ताव हुआ है। यानी मॉडलो मिंटो सुधार कब होता है? 1909 में, जलियांवाला हत्याकांड 1919 में, गांधी 1929 या 31 में, और अगस्त प्रस्ताव 40 में। प्रश्न संख्या 4, भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में किसने अनुशंसा की थी? भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में किसने अनुशंसा की थी? ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी, अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी, जेबी कृपलानी, ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। तो किसने दिया था? 4 का डी, जवाहरलाल नेहरू। यानी कि भारत छोड़ो प्रस्ताव निम्नलिखित में किसने अनुशंसा की थी? किसने अनुशंसा की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। प्रश्न संख्या 5, किस स्वतंत्रता सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की थी? यानी किस स्वतंत्रता सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की थी? ऑप्शन ए, चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन बी, सत्येंद्रनाथ सान्याल, ऑप्शन सी, मास्टर सूर्यसेन, ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका आंसर क्या होगा? 5 का डी, यानी बाल गंगाधर तिलक। यानी किस स्वतंत्रता सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की? तो इसका आंसर सही होगा बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न संख्या 6, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुए किस महिला को बूढ़ी गांधी कहा जाता है? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुई किस महिला को बूढ़ी गांधी यानी कि ओल्ड गांधी कहा जाता है? ऑप्शन ए, वीना चटर्जी, ऑप्शन बी, उषा मेहता, ऑप्शन सी, मातंगिनी हाजरा, ऑप्शन डी, लक्ष्मी सहगल। तो 6 का आंसर क्या है? सी है, यानी मातंगिनी हाजरा। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुई किस महिला को बूढ़ी गांधी कहा जाता? तो मातंगिनी हाजरा। प्रश्न संख्या 7, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए, बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी, ज्योतिबा फुले, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की? इसका आंसर सी, 7 में क्या है? 7 का सी है, ज्योतिबा फुले। पूछे कि दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ज्योतिबा फुले होगा इसका।
प्रश्न संख्या 8, सैयद वंश के सुल्तानों की सही कालानुक्रम लगाना है। सैयद वंश की जो स्थापना हो उसके जो शासक थे उसका सही क्रम लगाना है। पहला है, इसका सही हो जाएगा 8 का सी, यानी कि 1 पहले खिज्र खां आएगा, उसके बाद मुबारक शाह, उसके बाद फिर मोहम्मद शाह, उसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह। तो सैयद वंश का सही क्रम क्या है? पहले खिज्र खां है, उसके बाद मुबारक शाह, उसके बाद मोहम्मद शाह, उसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह है। ठीक। प्रश्न संख्या 9, रुद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन विचार कीजिए और उनके बारे में सही कथन चुनिए। रुद्रमा के बारे में, रानी रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी। दूसरा कथन, उसने दक्षिण तमिलनाडु के पांड्य, उड़ीसा के पूर्वी गंग शासकों, देवगिरी के सेनु शासकों को पराजित किया। तो इसमें बताना है कौन कौन सही। ऑप्शन ए 1 केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही, ऑप्शन डी इनमें से ना 1 ना 2। तो 9 का क्या होगा? 9 का ए है, यानी केवल क्या आंसर सही है? 1 नंबर, यानी रानी रुद्रमा वारंगल के काकतीय राजवंश की क्या चौथी स्वतंत्र शासिका थे। तो रुद्रमा कहाँ की शासिका होगी? वारंगल की। किस वंश की? काकतीय वंश की। कौन सी थी? चौथी स्वतंत्र महिला थी। ठीक है। प्रश्न संख्या 10, मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में सरीस शब्द का उपयोग क्या है? सरीस शब्द का उपयोग का क्या अर्थ है? सरीस का अर्थ क्या है? 10 का सी, यानी कि एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों आदियों को अस्थायी आवास प्रदान करना। तो तो इसका स्थान क्या हुआ? एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी नागरिकों को अस्थायी आवास प्रदान करना। ठीक। प्रश्न संख्या 11, इल्तुतमिश ने सिजदा यानी दंडवत तथा पाबो सम्राट के पैर चूमने की प्रथा राजा के प्रति सामान्य अभिवादन दर्शाने के रूप में आरंभ की थे। तो ये इल्तुतमिश के बारे में बोल रहा है। ऑप्शन बी, कथन 2, बलबन ने चांदी का टंका तथा तांबे के जितन मुद्रा के रूप में प्रचलित किया था। तो इनमें से कौन सा कथन सही बताना है? केवल 1, केवल 2, केवल दोनों सही, और डी इनमें से ना तो 1 ना 2। तो 11 का आंसर क्या होगा? 11 का आंसर डी हो जाएगा, यानी कि दोनों कथन क्या है? सही नहीं है। इल्तुतमिश ने सिजदार तथा पाबो सम्राट के पैर चूमने की प्रथा समान अभिवादन दर्शाने की आरंभ की थी। तो ये इल्तुतमिश ने नहीं की थी। ये क्या किसने किया था? बलबन ने सिजदा तथा पाबोस। और बलबन ने चांदी का टंका नहीं चलाया था, ये चलाया था इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और तांबे का जितल। ठीक है। प्रश्न संख्या 12, इनमें से कौन से गुप्तकालीन शासन प्रणाली विभाजन का सही अनुक्रम है? यानी कि गुप्तकालीन शासन प्रणाली के जो सही विभाजन है वो सही क्रम बताना है। भुक्ति, विषय, विधि, ग्राम। तो सही अनुक्रम क्या है? तो 12 का सही आंसर ए ही है, यानी सबसे ऊपर क्या है? भुक्ति है, उसके नीचे क्या है? विषय है, उसके नीचे क्या है? विधि, उसके बाद ग्राम है। तो भुक्ति, विषय, विधि, ग्राम। भुक्ति, विषय, विधि, ग्राम हो गया। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की वेसर शैली का उदाहरण है? तो वेसर शैली का उदाहरण बताना। ऑप्शन 4 दिया है। ऑप्शन 4 है, पहला होयसलेश्वर मंदिर, बी कंदरिया महादेव मंदिर, सी श्री राम मंदिर अयोध्या। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें बताना है कि कौन सा मंदिर क्या है? वेसर शैली का है। वेसर शैली का है। तो क्या होता है? नागर होता है, एक क्या द्रविडियन होता है, और दोनों को मिलाकर क्या होता है? वेसर होता है। तो इसमें देखते हैं कौन सा है। 13 के ए है। होयसलेश्वर मंदिर क्या है? ये किसका उदाहरण है? तो ये आपका मंदिर है किस? वेसर शैली का, होयसलेश्वर मंदिर। और श्री राम मंदिर ये क्या होगा? नागर शैली। कंदरिया महादेव मंदिर भी क्या है? नागर शैली है। प्रश्न संख्या 14, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हिस्तमल तथा क्षमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? तो ये सब किस लिए प्रसिद्ध थे? ऑप्शन ए नाटककार, ऑप्शन बी दार्शनिक, ऑप्शन सी जैन संत, और ऑप्शन डी मंदिर वास्तुकला। तो भवभूति, हस्तमल तथा क्षमेश्वर ये सब क्या होंगे? देखते हैं। 14 का ए है। तो ये क्या है? नाटककार है। तो क्षमेश्वर हो गया, भवभूति हो गया, हस्तिमल हो गया, ये सब क्या है? प्राचीन भारत के क्या है? नाटककार है। प्रश्न संख्या 15, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सही क्रम में कौन सा है? सही क्रम यानी प्रस्तावना देश है उसमें सही क्रम बताना होता है ना, सही क्रम। जैसे ये प्रस्तावना है,
तो इसमें सही क्रम बताना है, इसमें क्या सही है। ठीक है, तो प्रस्तावना का सही क्रम क्या है? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण तो ये से पहला है समाजवादी पंथ निरपेक्ष संपूर्ण, ये तो नहीं होगा। ये बी में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक, बी हो सकता है। सी देखते हैं, पंथ निरपेक्ष नहीं होगा। डी संपूर्ण संपन्न पंथ निरपेक्ष समाजवादी लोकतंत्र, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी होगा, यानी ऑप्शन बी होना चाहिए। 15 का बी। ठीक है, तो क्या है पूरी प्रस्तावना क्या है? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक न्याय सुविधा देने के लिए, इसी तरह पूरा है ना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति और विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो यही अपना भारत का क्या संविधान के उद्देश्य का यह प्रस्तावना है। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार व्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 16, पंचायती राज के संदर्भ में कौन से कथन सही है? पंचायती राज के संबंध में कौन से कथन सही है? तो पंचायत समिति और जिला परिषद अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों से गठित होते हैं। ऑप्शन बी, पंचायती स्तर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, ये गलत होगा। पंचायत राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के द्वारा परीक्षण होता है, ये बात सही है। तो कौन सा कथन सही है? तो सी होना चाहिए। 16 के सी आंसर है, यानी पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है, ये बात कथन सही क्या सही है। प्रश्न संख्या 17, केंद्र और राज्यों के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में वर्णित है? जो केंद्र और राज्यों के मध्य जो वैधानिक शक्ति है उसका बंटवारा किस तरह किया गया है? 5वीं अनुसूची में, 6ठी अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में? 17 का देखिए क्या है, 17 का आंसर डी है, यानी 7वीं अनुसूची में। केंद्र और राज्यों के बीच जो वैधानिक शक्ति है, वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है क्या? मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है, क्या जारी किया जा सकता है? डिक्री, अध्यादेश, समादेश, अधिसूचना। तो मौलिक अधिकार को लागू करने में क्या जारी किया जा सकता है? 18 के सी, यानी कि समादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 19, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार का संवैधानिक अधिकार है? तो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार के संवैधानिक अधिकार है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी प्राकृतिक कर्तव्य। तो मौलिक अधिकार की रक्षा किस प्रकार के संवैधानिक अधिकार है? तो 19 का ए मौलिक कर्तव्य है ये, यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार के संवैधानिक अधिकार है? तो मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, प्रश्न संख्या 20, भारत ध्वज संहिता के प्रावधानों के अनुसार भारतीय निकाय के मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकायों में से कौन सा प्रभावी है? तो भारतीय ध्वज संहिता के प्रावधानों के अनुसार भारतीय निकाय के मानकों को लागू करने के लिए कौन सा प्रभावी संस्थान है? पहला गृह मंत्रालय, बी विदेश मंत्रालय, सी भारतीय मानक ब्यूरो, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। तो इसका 20 का आंसर क्या होगा? 20 का सी, यानी भारत मानक ब्यूरो इसके लिए क्या है? भारत ध्वज संहिता के प्रावधान के लिए नोडल एजेंसी बोल सकते हैं। 21 में मिलान करना है, अनुसंधान संस्थान है और शहर बताना है।
तो 21 का आंसर क्या होगा? 21 का बी, यानी 21 का कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो यानी बी नहीं। तो इसका मतलब शुष्क वन अनुसंधान कहाँ? जोधपुर में है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ बताना है? तो जोधपुर में है। ठीक है। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जोरहाट में। अगर पूछे वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो जोरहाट में। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो जबलपुर में। कहाँ पे है? जबलपुर में। डी हो गया। 22 नंबर, भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनके सही कारण को व्यवस्थित कीजिए। रानीगंज के कोयला प्रथम उत्पादन केंद्र, ऑप्शन बी कोल इंडिया लिमिटेड CIL की स्थापना, कोयला खदानों के राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीय कोयला निगम NCDC की स्थापना। तो 22 का आंसर क्या होगा? 22 का डी, यानी कि पहला होगा रानीगंज में कोयला खदान की स्थापना उत्पादन, उसके बाद 4 राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना, उसके बाद 3 कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण, और फिर 2 कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना। तो पहला कौन हो गया? रानीगंज में कोयला का प्रथम उत्पादन करना, उसके बाद राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना, उसके बाद कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण करना, उसके बाद कोल इंडिया की स्थापना करना। ठीक है। प्रश्न संख्या 23, भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? तो भारत में कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी पंजाब। तो 23 का आंसर क्या होगा? 23 का बी, यानी कि राजस्थान। भारत में कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान है। प्रश्न संख्या 24, भारत की जनगणना, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो भारत की नगरीय जनसंख्या कितना प्रतिशत है 2011 की जनगणना के अनुसार? 30.7%, ऑप्शन बी 31.2%, ऑप्शन सी 31.8%, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 24 का आंसर क्या होगा? बी होगा, यानी 31.2% क्या है? भारतीय लोग कहाँ रहते हैं? शहरों में रहते हैं, नगरीय जनसंख्या। ठीक है। ठीक है। प्रश्न संख्या 25, नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए लियन फॉलिंग, ऑप्शन बी आर्थर वेनबर्ग, ऑप्शन सी रिचर्ड फेनमैन, ऑप्शन डी निकोला टेस्ला। तो 25 का आंसर क्या है? सी रिचर्ड फेनमैन को क्या बोलते हैं? नैनो टेक्नोलॉजी का जनक रिचर्ड फेनमैन को। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? जो रॉकेट होता है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन बी बर्नौली प्रमेय, ऑप्शन सी रेखीय गति का संरक्षण, ऑप्शन डी अवगाद्रो का अवधारणा। तो किस पे निर्भर करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो 26 का आंसर क्या है? सी है, रेखीय गति का संरक्षण। क्या है? रेखिक गति का संरक्षण पे। इको हाउसिंग का प्रयोग होता है, इको साउंडिंग का प्रयोग कहाँ होता है? समुद्र की गहराई मापने के लिए, ध्वनि की आवृत्ति बढ़ाने के लिए, ध्वनि में कंपन उत्पन्न करने के लिए, ऑप्शन डी भूकंप की तरंगों की रिकॉर्ड करने के लिए। तो इको साउंड कहाँ प्रयोग किया जाता है? 27 का आंसर है 27 का, समुद्र की गहराई मापने के लिए। तो इको साउंडिंग कहाँ प्रयोग किया जाता है? समुद्र की गहराई मापने के लिए। प्रश्न संख्या 28, सोलर सेल में किसके बने होते हैं? सोलर सेल निम्न में से किसके बने थे? सोलर सेल इनमें से किसके बना होता है? अतिचालक से, अर्धचालक से, कुचालक से या चालक से? तो 28 का आंसर क्या है? बी अर्धचालक से, यानी सोलर सेल निम्न किससे बने होते हैं? तो अर्धचालक से बने होते हैं। प्रश्न संख्या 29, ऐसी वर्षा जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड के घटक शामिल होते हैं और इसका pH मान 4.5 से कम होता है कहलाती है क्या? संवहनीय वर्षा, ऑप्शन बी अम्ल वर्षा, ऑप्शन सी पर्वतीय वर्षा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो 29 का आंसर क्या होगा? बी अम्ल वर्षा इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अम्ल वर्षा। ऐसा वर्षा जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड के घटक शामिल होते हैं और इसका प्रयोग pH मान 4.5 से कम होता है, तो इसको क्या कहते हैं? अम्ल वर्षा कहते हैं। प्रश्न संख्या 30, जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरों में निम्नलिखित में किस धातु का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरों में निम्नलिखित किस धातु का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? तो सोडियम, थोरियम, रेहोडियम,
उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 30 का आंसर क्या होगा? 30 का सी, यानी कि रेहोडियम। रेहोडियम का उपयोग यानी जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरों में निम्नलिखित किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो रेहोडियम का रूप में किया जाता है। प्रश्न के 31, सूक्ष्म पोषक जो शर्करा के परिवहन C++ के उपयोग और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण है। कौन सा कोशिका विभाजन महत्वपूर्ण है? सूक्ष्म पोषक जो शर्करा के परिवहन, कैल्शियम ++ के उपयोग और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए फास्फोरस, ऑप्शन बी बोरॉन, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी सल्फर। तो 31 का आंसर क्या है? ए है फास्फोरस। तो सूक्ष्म पोषक जो शर्करा और परिवहन के लिए, शर्करा के परिवहन, कैल्शियम के उपयोग और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण है, वो कौन सा है? तो वो कौन सा है आपका? वो है फास्फोरस। प्रश्न संख्या 32, किस खाद्य पदार्थ में सभी आवश्यक एमिनो अम्ल पाए जाते हैं? यानी कि सभी एमिनो अम्ल किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए मछली, ऑप्शन बी अंडा, ऑप्शन सी दाल, ऑप्शन डी सब्जी। तो सभी एमिनो अम्ल किस में पाया जाता है? 32 का क्या है? बी अंडा में। तो किस खाद्य पदार्थ में सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाया जाता है? तो वो आंसर क्या होगा? अंडा होगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? 4 का 4 दिया है, उसका कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका 33 का आंसर क्या है? ए सम्मिलित नहीं है। यानी कि पेडोलॉजी क्या है? पौधों की जीवाश्म का अध्ययन नहीं। पेडोलॉजी किससे होगा? मिट्टी के अध्ययन से। एंथोलॉजी फूलों का, एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन, ठीक है। एंटोमोलॉजी जंतु विज्ञान की शाखा, ठीक है। ट्रोपोलॉजी पोषण का अध्ययन, ठीक है। 33। प्रश्न संख्या 34, किस शैवाल में आयोडीन की प्राप्ति होती है? यानी किस शैवाल में आयोडीन की प्राप्ति होती है? ऑप्शन ए सारगेसम में, ऑप्शन बी लेमिनेरिया से, ऑप्शन सी रोडीमेनियास पालमाटा से, ऑप्शन डी कोइंड्रस से। तो 34 का कौन सा आंसर होगा? 34 का बी, यानी कि लेमिनेरिया से। तो किस शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है? तो लेमिनेरिया से। किससे? लेमिनेरिया से प्राप्त होता है, लेमिनेरिया से, ठीक है। तो किस शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है? तो लेमिनेरिया से, ठीक है। प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया करके आसानी से हाइड्रोजन गैस H2 स्थापित करते हैं? यानी कि कौन सा धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर आसानी से हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं? विस्थापित करते हैं। तो इसका 35 का आंसर क्या होगा? ए, यानी कि मैग्नीशियम इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ऑप्शन बी यदि आप पहले ही ऑप्शन है मैग्नीशियम, उसके बाद कॉपर, उसके बाद प्लेटिनियम, उसके बाद Hg है यानी पारा है। तो किसके साथ अभिक्रिया कर खत्म होता है तुरंत? तो Mg के साथ। प्रश्न संख्या 36, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है? तो हरगोविंद खुराना को किस लिए सम्मानित किया है? ऑप्शन ए प्रोटीन संश्लेषण के लिए, ऑप्शन बी जीन के संश्लेषण के लिए, ऑप्शन सी नाइट्रोजन के संश्लेषण के लिए। इनमें से कोई नहीं। तो हरगोविंद खुराना को किस लिए दिया गया था नोबेल पुरस्कार? 36 का आंसर बी, यानी कि जीन के संश्लेषण के लिए। अगर पूछे हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया, तो जीन के संश्लेषण के लिए। प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? यानी कौन सा पौधा का कीट को पकड़ के खाता है? तो पहला ऑप्शन है सलाइलैक्स, बी नीरियम, ऑप्शन सी नेपेथेल्स, ऑप्शन डी एकेसिया। तो इसका आंसर क्या होगा? 37 का सी नेपेंथेस। तो इसका आंसर क्या होगा? नेपेंथेस इसको भोजन करता है, नेपेंथेस। प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित में कौन सी विटामिन की कमी से सिलिकय रोग हो जाता है? सिलिकय रोग क्या होता है? किसकी कमी से? विटामिन सी, विटामिन B12, विटामिन ई, विटामिन के। तो सिलिकय रोग किसके कारण होता है? बी विटामिन B12, यानी कि विटामिन बी के 12 कमी क्या होता है? सीलिएक रोग हो जाता है। प्रश्न संख्या 39, कोशिका में मौजूद जेली जैसे तरल पदार्थ कहलाता है? जो कोशिका में मौजूद होता है जेली जैसे तरल पदार्थ क्या कहलाता है? जीव द्रव, बी बहिर्प्रवद्रव्य, सी केंद्र द्रव, ऑप्शन डी कोशिका द्रव। तो क्या कहलाता है? डी, यानी कोशिका द्रव। कोशिका के मौजूद जेली जैसे तरल पदार्थ क्या कहलाता है? तो कोशिका द्रव कहलाता है।
प्रश्न संख्या 40, पादप के विभिन्न प्रजातियों के दीर्घकालिक संरक्षण की तकनीक कौन सी है? तो पादपों के विभिन्न प्रजातियों के दीर्घकालिक संरक्षण की तकनीक कौन सी है? पहला जीन बैंक, बी इन विट्रो जीन बैंक, ऑप्शन सी फील्ड जीन बैंक, ऑप्शन डी क्रायो बैंक। तो इसका कौन सा होगा? 40 का बी है इन विट्रो जीन बैंक। तो पादपों के विभिन्न प्रजातियों के दीर्घकालिक संरक्षण की तकनीक कौन सी है? इन विट्रो जीन बैंक। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सर्वप्रथम कब जारी किया गया था? पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सर्वप्रथम कब जारी किया गया था? 2002 ईस्वी, ऑप्शन बी 2003 ईस्वी, ऑप्शन सी 2004 ईस्वी, ऑप्शन डी 2010 ईस्वी। तो इसका कौन सा होगा? 41 का ए यानी कि 2002 ईस्वी। यानी पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सर्वप्रथम किस वर्ष जारी किया था? तो 2002 ईस्वी। बढ़ती शहरी रोजगार के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण शहरी पलायन से संबंधित विरोधाभास की निम्नलिखित में कौन सा मॉडल व्याख्या करता है? यानी कि बढ़ती शहरी बेरोजगारी के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण शहरी पलायन यानी ग्रामीण शहरी पलायन के संबंधित कौन सी विरोधाभास है? सेलो मॉडल, वकील और ब्रह्मानंद मॉडल, लुइस मॉडल, हैरी टोरेसो मॉडल। तो इसका 42 का आंसर क्या होगा? डी यानी इसका आया क्या? हैरिस टोरडो मॉडल इसका आंसर होगा। चित्रकारी है उसका राज्य दिया है। प्रश्न 43 का एक तरह दिया है तो इसका आंसर होगा 43 का डी यानी कि मधुबनी पेंटिंग कहाँ से होगा? बिहार से संबंधित, ठीक है। बी का 3 यानी कि बी का 3 यानी कि लेपाक्षरी कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना। पट्टा चित्र कहाँ पे? 1 यानी उड़ीसा में है। और वारली कहाँ पे? वारली यानी महाराष्ट्र। अगर पूछे मधुबनी पेंटिंग कहाँ पे है तो बिहार। लेपाक्षरी चित्रकला कहाँ पे? आंध्र प्रदेश। पट्टा चित्र कहाँ पे? उड़ीसा। और वारली चित्रकला महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 44, फिलिप्स वक्र निम्नलिखित में किसके मत संबंध को स्थापित करता है? फिलिप्स जो वक्र होता है इकोनॉमी में वो किस संबंध दर्शाता है? पहला है कर और मुद्रास्फीति, दूसरा है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी, तीसरा है मुद्रा आपूर्ति और कुल मांग, और ऑप्शन डी उत्पादन मूल्य और लागत। तो फिलिप वक्र किसके बीच दर्शाता है? तो 44 का क्या होगा? बी मुद्रास्फीति और क्या? बेरोजगारी के बीच। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच कौन दर्शाता है? फिलिप्स वक्र दिखाता है। 45 में है आपका कोयला आधारित बिजली संयंत्र और राज्य में अवस्थित बताना है। तो 45 का आंसर आपका है डी यानी कि डी यानी कहलगांव कहाँ पे है? डी है ना, 45 के डी। तो 1 का 2 कहलगांव कहाँ पे है? बिहार में। और खारगांव कहाँ है? मध्य प्रदेश। खारगांव कहाँ पे? मध्य प्रदेश। कोरबा कहाँ है? कोरबा छत्तीसगढ़ में। और गुंडगी कहाँ पे? तो कर्नाटक। तो कहलगांव पूछे राज्य में जो कोयला आधारित संयंत्र कहाँ पे? बिहार में है। खरगांव कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। कोरबा कहाँ? छत्तीसगढ़ में। और गुंडगी कहाँ पे? कर्नाटक में है। प्रश्न संख्या 46, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है बताना है, ठीक है ना। तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा? 46 का डी यानी कि एकदम सही। यानी कि एडम स्मिथ क्या वेल्थ ऑफ नेशन दिया है, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक लिखा, बात सही है। J.M. किन्स जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ये बात इसका सही है। गुन्नार मिडल यानी एशियन ड्रामा, ठीक है। कार्ल मार्क्स प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, कार्ल मार्क्स का तो दास कैपिटल, ये नहीं होगा। तो एडम स्मिथ का पूछे बुक कौन सा है? तो वेल्थ ऑफ नेशन है, ठीक है। J.M. किन्स का पूछे तो जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी है। और गुन्नार मॉडल एशियन ड्रामा है। कार्ल मार्क्स से पूछे तो प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन है, ये इसका नहीं है, ये गलत है। कार्ल मार्क्स से क्या है? दास कैपिटल। आपस्पा पहली बार कब लागू किया गया था? तो आपस्पा कब लागू किया गया था? पहली बार कहाँ लगाया था? तो मणिपुर में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, पूर्वोत्तर राज्यों में। तो ये 47 का कहते हैं डी यानी 7 पूर्वोत्तर राज्यों में पहली बार क्या आपस्पा लगाया था? आपस्पा, ठीक है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? जो मोर है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? 1959 में, 1961 में, 1965 में, 1963 में। तो 48 का क्या हो जाएगा? डी 1963 में। यानी मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? 1963 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा शामिल नहीं है? तो मुद्रा बाजार के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है? मुद्रा बाजार क्या होता है? जो 1 साल के अंदर ट्रेडिंग सब लेन देन होता है। तो 49 का क्या है? सी है। ट्रेजरी बिल क्या है? इसके अंतर्गत नहीं, जबकि सहकारी बैंक है, ठीक है।
भारतीय मुद्रा बाजार के अंदर, ठीक है। वाणिज्यिक पत्र है, ठीक है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक भी है। तो ये सब क्या है, भारतीय मुद्रा बाजार। जबकि ट्रेजरी बिल क्या है, ये नहीं। लास्ट क्वेश्चन, पोचमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है? जो पोचमपल्ली है किसके लिए प्रसिद्ध है? नृत्य के लिए, शराब के लिए, बुनाई के लिए, ये सभी। तो पोचमपल्ली क्या है, बुनाई होता है ना कपड़ा वपड़ा का, उसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपका 50 क्वेश्चन हो गया सेट नंबर 3 का। चलिए इसको रिविजन ट्रैक से करते हैं तुरंत। तो पंजाब के विलय के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कौन सा? दिलीप सिंह को 2,50,000 वार्षिक पेंशन दी गई थी, कथन गलत है। जबकि सत्य कौन है? 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा की गई कि पंजाब राज्य को समाप्त किया जाए। और दूसरा, महाराजा दिलीप सिंह के सही प्रदेश ब्रिटिश साम्राज्य में लिया जाए, ठीक है। फिर किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्रवाई में महिला ने भाग लेना आरंभ किया? तो 1889, 88, 89, 90, ठीक है, 1889 में। तो सही घटनाक्रम बताना है। पहले मॉडल ऑफ मिंटो सुधार आता है, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद गांधी इरविन समझौता, उसके बाद अगस्त प्रस्ताव। अगला, भारत छोड़ो निम्नलिखित में किसने अनुशंसा की थी? भारत छोड़ो की प्रस्ताव निम्नलिखित में किसने अनुशंसा की? तो जवाहरलाल नेहरू। अगला, किस स्वतंत्रता सेनानी ने लाठी और खाड़ी क्लब की स्थापना की? तो बाल गंगाधर तिलक। अगला, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुई किस महिला को बूढ़ी गांधी कहा जाता है? तो मातंगी हाजरा। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की? तो दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना ज्योतिबा फुले। अगला, सैयद वंश के सुल्तानों के सही कार्यक्रम क्या है? पहला खिजर खां, उसके बाद मुबारक शाह, उसके बाद मोहम्मद शाह, उसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह, ठीक है। उसके बाद रुद्रमा के संदर्भ में, रुद्रमा देवी के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। उसने रानी रुद्रमा वारंगल की काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी, ये बात सही है। दूसरा गलत है। अगला, मध्ययुगीन भारत में सरीस शब्द क्या है? ये एक स्थान जिसका उद्देश्य क्या? भारतीय और विदेशी यात्रियों के व्यापारिक आदि को अस्थायी प्रवास प्रदान करना, ठीक है। अगला, इल्तुतमिश ने सिरदार पाबोस की चुमने की प्रथा को प्रति सामान्य के आवेदन दर्शाने के कारण कितने? ये इल्तुतमिश नहीं, इसका क्या होगा? बलबन। और बलबन ने चांदी की टंका इसने जगह, ये इल्तुतमिश ने जारी किया था। अगला, तो गुप्त कालीन प्रशासनिक विभाजन का सही क्रम क्या? पहला क्या है? भुक्ति है, उसके बाद विषय है, उसके बाद विधि है, उसके बाद ग्राम है। अगला, मंदिर वस्तुओं के लिए विशेष शैली का उदाहरण कौन है? होशेश्वर मंदिर है। जबकि राम मंदिर क्या? नागर शैली। कंदरिया महादेव, यह नागर शैली। अगला, प्राचीन भारत के इतिहास में भभूति, अष्टमल और क्षमेश्वर क्यों प्रसिद्ध है? तो ये सब नाटककार है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही कार्यक्रम क्या है? पहले संपूर्ण पूर्व संपन्न है, उसके बाद समाजवादी है, उसके बाद पंथनिरपेक्ष, उसके बाद लोकतांत्रिक है। अगला, पंचायती राज के संदर्भ में कौन से सत्य हैं? तो पंचायती राज संस्थानों का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के परिप्रेक्ष्य में होता है, ठीक है। अगला, राज्य और केंद्र और राज्यों के मध्य संवैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में। अगला, मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए किस न्यायालय द्वारा जारी किया गया समादेश क्या कहलाता है? महादेश। अगला, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार के संवैधानिक अधिकार हैं? तो मौलिक कर्तव्य है। 19, ठीक है। 20, भारतीय संविधान संहिता के प्रावधान के अनुसार भारतीय निकाय के मानकों को लागू करने के निम्नलिखित में कौन सा प्रभावी है? तो भारतीय मानक ब्यूरो। अगला, तो इसमें मिलाना है, कौन सही नहीं है? तो 20 सही नहीं है। हिमालयन वन अनुसंधान देहरादून में नहीं है, 21 है ना, 21 ठीक, बाकी सही है। तो शुष्क वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जोधपुर में। और उसके वर्षा वन अनुसंधान कहाँ है? जोरहट में। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में, ठीक है। अगला, तो इसमें कोयला खदान उसका सही क्रम लगाना है। तो सबसे पहले क्या? रानीगंज में कोयला का स्थापना, उसके बाद राष्ट्रीय कोयला विकास निगम का स्थापना, उसके बाद कोयला खदान का राष्ट्रीयकरण, उसके बाद कोल इंडिया ऑफ इंडिया का स्थापना, ठीक है। उसके बाद भारत में कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम और जस्ता के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो 31.2%, 24 है ना, 31.2%। अगला, नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो रिचर्ड फेनमैन को। अगला, निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो रेखीय गति का संरक्षण। अगला, इको साउंडिंग का प्रयोग कहाँ हो जाता है? तो समुद्री गहराई मापने के लिए। अगला, सोलर सेल निम्नलिखित में किसके बने होते हैं? तो अर्धचालक के। अगला, ऐसी वर्षा जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड के घटक शामिल होते हैं तो उसका पीएच मान 4.5 से कम हो तो ये कैसा वर्षा कहलाता है? तो अम्ल वर्षा। अगला, जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरों में निम्नलिखित में किस धातु का उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो रोहोडियम को। अगला, सूक्ष्म जीव जो शर्करा के परिवहन और कैल्शियम को उपयोग और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण है? तो फास्फोरस। अगला, किस खाद्य पदार्थ में सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए? तो अंडा में। 32, ठीक है। उसके बाद कौन सा असत्य नहीं है? तो ये सत्य नहीं है, यानी पेडोलॉजी क्या होता है? पौधों के जीवाश्म का अध्ययन नहीं। पेडोलॉजी होता है मिट्टी का अध्ययन और जीवाश्म का अध्ययन को तो दूसरा होता है।
एंथियोलॉजी होता है फूलों का अध्ययन, एटमोलॉजी होता है जंतु विज्ञान का शाखा, ट्रोपोलॉजी होता है पोषण का अध्ययन। अगला, किस शैवाल को आयोडीन की प्राप्ति होती है? तो लेमेंद्रिया से। अगला, इनमें कौन सा धातु अम्ल से विक्रिया करके आसानी से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करता है? तो Mg यानी कि मैग्नीशियम। अगला, अरविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो जीन के संश्लेषण के लिए। अगला, निम्न में कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? तो नेफेन्स पकड़ता है। अगला, निम्न कौन सी विटामिन सीलियस रोग के लिए जाना जाता है? तो विटामिन B12। अगला, कोशिका में मौजूद जलीय संरचना पदार्थ क्या कहलाता है? कोशिका द्रव कहलाता है। अगला, पादपों की विभिन्न प्रजातियों के दीर्घकालिक संरक्षण की तकनीक क्या कहलाता है? तो इन विट्रो जीन बैंक। अगला, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सर्वप्रथम किस वर्ष 2002 में? अगला, बढ़ती हुई रोजगार के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण शहरी पलायन के संबंधित विरोधाभास को निम्नलिखित में कौन सा मॉडल व्याख्या करता है? तो हैरिस टोरेडो मॉडल। अगला, मधुबनी पेंटिंग बिहार से संबंधित, लेपाक्षरी आंध्र प्रदेश से, पिट्टी उड़ीसा और वारली महाराष्ट्र। अगला, फिलिप्स वर्क निम्नलिखित में किसके संबंध स्थापित करता है? मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। अगला, केलगांव कहाँ संबंधित है? बिहार में। खारगांव कहाँ? मध्य प्रदेश में। कोरबा कहाँ? छत्तीसगढ़ में। और गुंडगी कहाँ पे? कर्नाटक में। अगला, तो इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो पहला सम्मिलित कौन सा? एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन सही है। J.M. क्वींस जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी सही है। गुनार मिडल एशियन ड्रामा सही है। अगला, डी कॉल मार्क्स प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, ये क्या गलत है? आपसे पहली बार कहाँ लागू किया था? 7 पूर्वोत्तर राज्यों में। मोर भारत के राष्ट्रीय पक्षी कब घुसते हैं? 1963 में। अगला, भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है? तो ट्रेजरी बिल। जब कौन कौन शामिल है? सहकारी बैंक शामिल है, वाणिज्यिक पत्र शामिल है और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक शामिल है। अगला, पोचमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बुनाई के लिए। ठीक है, ये हो गया आपका।